तो क्या देखा था कि पहले तो अगर ये दो नंबर दिए हैं तो परसेंटेज निकालने को बोल सकते हैं, जिसके लिए यूज करोगे आउट ऑफ 100 मेथड। अगर ये दो दिए हैं कि 40 का 85% पता लगाओ, तो परसेंटेज को स्प्लिट करेंगे सिंपल नंबर में। एंड फाइनली अगर किसी एग्जाम में 85% मार्क्स लाते हैं तो 34 मार्क्स लाने पड़ते हैं। 84% लाने के लिए 34 मार्क्स लाने हैं, तो टोटल कितने नंबर का पेपर है? 40 का। तो ये पता लगाना है। ये वो टाइप है, मतलब ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये वो कॉन्सेप्ट हैं जिनमें परसेंटेज का नंबर सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है। फिर चाहे वो सवाल इन दोनों के थ्रू परसेंटेज वाले नंबर को ढूंढना हो, क्योंकि उससे पहले परसेंटेज से जुड़ा हुआ कोई नंबर नहीं है, या फिर इसका इतने परसेंट निकालना है तो फिर इस पे परसेंटेज नहीं है। मतलब परसेंटेज पूरे क्वेश्चन में एक बार दिखाई दे रही थी। एक बच्चा 40 में से 34 34 नंबर लाया, कितनी परसेंट बनेगी? तो परसेंट एक बार बोला सिर्फ पूरे क्वेश्चन, वो भी ढूंढने को, गिवन में था ही नहीं। 40 का 85% क्या होता है? तो एक नंबर जनरेट होगा, परसेंटेज क्वेश्चन में दी हुई थी कितने परसेंट। 34 मार्क्स 85% के बराबर है, तो टोटल कितने नंबर का पेपर है? ये भी तो परसेंटेज एक बार। तो ये वो सारे टाइप थे जिनमें परसेंटेज एक बार आया था। अब आगे की बात ये है कि परसेंटेज एक बार भी आए, एक बार भी अगर क्वेश्चन में आया है तो वो या तो कुछ बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा। कायदे से देखें तो ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर की बात है। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में भी परसेंटेज क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। परसेंटेज क्यों आ रही थी बार बार? किसी को बढ़ाने। मैं बैंक से 100 रुपए लाया 6% की रेट से, तो मेरा पैसा बढ़ेगा उस परसेंटेज के नंबर की वजह से। तो परसेंटेज का नंबर जब जब क्वेश्चन में आएगा या तो कुछ बढ़ा रहा होगा या कुछ घटा रहा होगा। ठीक। प्रॉफिट लॉस में एक दुकानदार 40 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद के लाया अपनी दुकान में, 40 में उसने खुद खरीदा है, और 10% पैसा कमाना चाहता है प्रॉफिट में, तो कितने में बेचेगा? फिर 44। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के, ये अगर ट्राई करना है घर पे बैठ के खूब करो, इतना तो समझ में आता ही है अब। ठीक है, ये बात की कहानी है। अभी के लिए जो मुद्दा समझना है वो ये है ना, और वही लॉस हुआ तो वही परसेंटेज वाला नंबर नीचे ले जा रहा होगा चीजों को। अब आ रहे हैं उस वाले टाइप पे जिसमें परसेंटेज के नंबर होंगे दो, एक साथ एक ही क्वेश्चन में दो परसेंटेजेस गिवन होंगी। समझे? अभी तक एक ही होती थी। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का। तो क्या अंतर आएगा इससे कि ये जो दो परसेंटेज हैं ये भी क्या करेंगी? या तो किसी चीज को घटाएंगी या फिर किसी चीज को बढ़ाएंगी। तो अगर ये दोनों परसेंटेज वाले नंबर सिर्फ बढ़ाने के लिए आए हैं तो नेट रिजल्ट भी क्या होगा? बढ़ा हुआ आएगा। ये है पहली कहानी। एग्जाम्पल क्या है कि मैं मान लेते हैं मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय है, मैंने उसकी सैलरी पहले 10% बढ़ाई। जिस भी सैलरी पे उसने ज्वाइन किया था उसके पहले इंक्रीमेंट में मैंने सैलरी 10% बढ़ाई, सेकेंड इंक्रीमेंट पे मैंने उसकी सैलरी 20% बढ़ाई। तो अब सवाल ये है कि अभी जो उसकी करंट सैलरी है वो उसकी बेस सैलरी ज्वाइनिंग सैलरी से कितने परसेंट ज्यादा है? दो इंक्रीमेंट मिले उसे 10% और फिर उसके बाद 20% के कर रहे हैं। पता चल जाएगा, पहले तो मुद्दा समझो। बेसिक परसेंटेज सीख रहे, जैसे इसमें भी हम स्कूल में एग्जाम तो दे नहीं रहे थे कि 40 नंबर का पेपर हुआ 34 नंबर आए। समझने का एक सीधा रास्ता, यहाँ पे भी ऐसे ही समझेंगे। तो मुद्दा क्या है कि एक इंसान को दो इंक्रीमेंट मिले अपनी बेस सैलरी पे, पहला 10 और दूसरा 20% का, तो अब उसकी सैलरी बेस सैलरी से कितने परसेंट ऊपर है? ऊपर तो है, इसको तो डाउट ही नहीं है, दोनों इंक्रीज करने आए थे। कितने परसेंट ऊपर है? जो 10% बढ़कर के जो इंप्रूव होकर के आ रही है फिर उसका 20% निकाल कितना हुआ? बेस सैलरी से कितने परसेंट ऊपर निकल गया ये आदमी? 30। इसी को बोलते हैं आम जिंदगी। कितना आएगा? कितना आएगा? आंसर है 32। मेंटोस जिंदगी। मान लेते हैं उस बंदे की सैलरी थी 100 रुपए, तो पहले इंक्रीमेंट के बाद क्या हुई? और अब उसकी सैलरी 110 है, तो इंक्रीमेंट किस पे लगेगा? तो 110 का 20% बढ़ेगा तो कहां पहुंचेगा? टोटल कितना हो जाए? तो अपनी बेस सैलरी से कितने परसेंट ऊपर है अभी? अब ऐसे टाइम पे जब दो परसेंटेज के नंबर हैं और दोनों बढ़ाने के लिए आए हैं, तो हमें पता लगाना है कि उन दो को सिंगल नंबर कैसे बनाए। इससे अच्छा मैं एक यही बोल देता कि भाई इस बंदे को एक इंक्रीमेंट मिला 32% का, तो अभी वो उसी सैलरी पे पहुंचने वाला था। मतलब दिक्कत ये है कि परसेंटेज के नंबर आएंगे दो और हमें परेशानी है इस बात से कि दो नहीं चाहिए। एक दोगे बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है? अब यहां बनेगा नेट
परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला। अगर दोनों नंबर बढ़ाने वाले हैं तो एक बार में कितना इंक्रीज आया है उसके लिए ये करेंगे। कितने परसेंट? 10 और 20, 10 20 30, 10 इंटू 20 200 डिवाइडेड बाय 100 बचा 2। सेकेंड, अगर दोनों नंबर घटाने के लिए आए हैं, मेरी गाड़ी की कीमत पहले साल 10% कम हुई, दूसरे साल 20%, तो नेट रिजल्ट है 28% डिक्रीज हुआ, ना कि 30। कर लो, दिमाग में सोच लो। 100 रुपए की गाड़ी थी, हम्म, 100 से 72 पहुंचे तो कितना लॉस हुआ? 28%। तो ये हो गए 2 और, टोटल 4 और बच रहे हैं ना, 2 सामने रखे हैं। अभी ये 2 देख के एक चीज और समझ लो कि डबल परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से आएंगे, है ना। या तो क्वेश्चन की दोनों परसेंटेज एक ही चीज पर लग रही होंगी, जैसे अभी जो एग्जांपल दिया, सैलरी पे ही 2 बार परसेंटेज अप्लाई हुई, सेम चीज को 2 बार इंक्रीज किया गया है या डिक्रीज किया गया है, वो डिपेंड करेगा सेम ही चीज को। ये भी हो सकता है कि 2 अलग अलग चीजों को सिंगल सिंगल इंक्रीज मिला या डिक्रीज मिला है, और उन दोनों से मिलकर बनने वाली तीसरी चीज पे इंपैक्ट जो पड़ेगा उसके बारे में पूछा है क्वेश्चन में। या तो एक ही चीज को 2 बार इंक्रीज या 2 बार डिक्रीज किया जाएगा, या फिर 2 अलग अलग चीजों को एक एक बार इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में से कुछ किया जाएगा। दोनों केसेस में फॉर्मूला यही है। एग्जाम्पल, मैं इस बोर्ड की लेंथ को 10% बढ़ाऊं और इसकी विड्थ को 20% बढ़ाऊं, तो मेरे पास लिखने के लिए एक्स्ट्रा एरिया अवेलेबल होगा अभी वाले एरिया से कितने परसेंट ज्यादा, समझे। तो तीसरी चीज जो डिपेंडेंट थी उन 2 पे, उसके लिए भी चेंज जो है वो यहीं से पता चलेगा। मतलब वहां भी एरिया कितना बढ़ा है? 32%, अगर लेंथ 10 और विड्थ 20। मतलब ही नहीं है, मतलब सीधी बात ये कि जो भी 2 बढ़ रहे हैं ना, तो एक चीज कर लो, खत्म करो उसे। 2 बार कोई चीज बढ़ रही है, पहला फॉर्मूला, 2 बार कोई चीज घट रही है, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा स्पेशल केस क्या है? जब भी 2% के नंबर आएंगे तो क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों बढ़ा रहे हैं, अगर परसेंटेज के 2 नंबर आए हैं क्वेश्चन में तो वो क्या कर सकते हैं? या तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे या घटाएंगे ही घटाएंगे। और क्या कर सकते हैं? एक बढ़ा रहा है और एक घटा रहा है, ये है छठवां कॉन्सेप्ट। तो इसको बोलेंगे अपन नेट परसेंट चेंज। क्यों? क्योंकि यहां श्योर नहीं है हम कि प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, एग्जैक्ट श्योरिटी नहीं है, समझ गए। ये डिपेंड करेगा कि आपका बढ़ाने वाला नंबर बड़ा था या घटाने वाला नंबर, समझे। तो यहां पे इतना जरूर श्योर है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज वो तो नहीं पता, लेकिन चेंज तो होगा, कुछ परसेंट का अंतर आएगा, समझे। तो यहां पे क्या करोगे? ये करेंगे, और इस फॉर्मूले को यूज करना बहुत केयरफुल तरीके से अगर कर रहे हैं तो, है ना। कैसे करना है, मतलब क्या ध्यान रखना है इसमें कि x पॉजिटिव है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्रीजिंग वाली परसेंटेज को, भले ही उसका नाम बाद में आया क्वेश्चन में, वो कहां लिखी गई थी वो मतलब नहीं है, बिल्कुल आखिरी में लिखी गई थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में गिवन थी कि इसने बढ़ाने का काम किया, वो मैटर ही नहीं करेगा। मैटर करेगा अगर इंक्रीजिंग वाला नंबर कोई है तो वो x है, डिक्रीजिंग वाला कोई है तो y है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, और सीधी सी बात है, प्रॉफिट और लॉस किस पर डिपेंड कर रहा है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की वैल्यूज पे। मान लेते हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी 20% बढ़ाई गई और फिर 10 घटाई गई, 10% घटाई गई, तो इतना तो दिख रहा है कि प्रॉफिट में ही रहेगा। जब बढ़ी थी तब 20 बढ़ी थी, जब घटी है तो 10 ही घटाई गई है।
तो कितने परसेंट ऊपर रहेगी बेस सैलरी से? तो पहले बेसिक का भी जो आएगी उसका 10%, तो 20 बढ़ाई गई थी 20% और घटाई गई है 10%, 8%। समझे? उसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, 100 से 120 पहुंचाया था, 120 से 10% घटा के 108 पे ले आए। तो अब अगर ध्यान से जो नंबर्स बोले गए उनको प्लेस करते हो तो यहां भी आंसर दिखेगा वही। 20 बढ़ाया गया था, घटाने वाला नंबर 10 था, यहां से 2 आता है, इसका बार बार देख रहे हैं वह, तो ये आ गया 8। ठीक है, ये 10 और 20 का पेयर बनेगा तो इसकी वैल्यू 2 है, थोड़ी देर पहले देख लिया था। वो तो करना ही है ना, तीनों में ही हो रहा है। अभी 10-20 ही एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, 20, 30, 30, 40 कुछ भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, 10-10 भी ले सकते हो, कोई मना नहीं है उसमें। अब अगर यही उल्टा कर दें कि 10 बढ़ाएं और 20 घटा दें तो क्या होगा? बढ़ाई जाए 10%, घटा दी जाए 20%, तब क्या देखने को मिलेगा? -12। एग्जैक्टली वही बोल रहा हूं कि जब सही से नंबर्स लिखोगे ना तो इसमें फायदा तुम्हारा ये है कि जो आंसर आएगा ना वो ऑटोमेटिकली खुद बोलेगा कि मैं कौन सा टाइप का आंसर हूं। माइनस लग गया मतलब क्या कर दिया उसने? लॉस किया है। पिछले वाले में माइनस नहीं आया था मतलब वो बता रहा था इंक्रीज कर रहा हूं मैं। तो फॉर्मूला सही से लगाओगे तो अपने आप बोलेगा कि कर क्या रहे हैं, हुआ क्या है। मतलब तो ये है, कोई मतलब ये है कि नहीं नहीं, नंबर सही से नहीं रखोगे तो 8 आ जाएगा ना वहां। हाँ उतना ही है वो तो, बाकी तो फिर वो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से ही पता चल जाता है कि प्रॉफिट होना है या लॉस होना है इस क्वेश्चन में। कम बढ़ा के ज्यादा घटाओगे तो पहले ही पता चल चुका था कि लॉस होगा, वो ठीक है, मतलब फिर भी सिंबल अपने आप आके बता देता है कि काम क्या हुआ है। हाँ आंसर में -12 नहीं आएगा वहां। ये जो साइड वाला डिस्ट्रिक्ट वाला है और डिस्ट्रिक्ट वाला में दोनों बोल रहे हैं तो दोनों चीजें दोनों में दिख रही है, और जो थर्ड वाला है एक बढ़ रहा है और एक। अब इसके बाद बचता है एक कॉन्सेप्ट और, वो अभी जरूरत है नहीं, वो लगेगा प्रॉफिट लॉस में। कायदे से तो इन दो की भी अभी कोई जरूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूनिक फॉर्मूला कौन सा इन तीनों में से? पहला। क्यों? क्योंकि वो भी इंटरेस्ट है तो वो तो बढ़ने ही बढ़ने का काम करेगा और कोई करेगा नहीं, डिक्रीज उसमें कुछ होता नहीं है और ऊपर से नीचे आने का कोई काम होता नहीं है, तो सीधी सिंपल सी बात है। बाकी जो दो फॉर्मूले बचे हैं वो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में काम आएंगे। तो एक तो हुआ, एक ही है फॉर्मूला। परसेंटेज में तो सारे ही आएंगे, परसेंटेज ही है ये सब, उसमें कुछ भी बना सकते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन में। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है पहले ये समझ लो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है? तो अगर मैं वही 100 रुपए 10% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे जो लेके आया था, वो 1 साल का ब्याज लगाते थे, 1 साल का फाइनल हो जाता था 110, फिर 1 साल बाद 120, 130, यही गाड़ी चलती रहती थी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। और कायदे से जब स्टार्टिंग में बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ था उन्होंने यही किया था। कैसे ब्याज देते थे? सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, फिर कोई जीनियस आदमी आया मेरे जैसा, उसने अकल लगा दी, 3 साल बाद 130 ही हो रहा है 100 रुपए के। मैंने कहा एक काम करता है, अच्छा मैं गया बैंक, 1 साल बाद 100 रुपए लेके आया था 10% की रेट से। 1 साल बाद बैंक गया, मैंने कहा भाई पैसा दे दे मेरा, उसने दे दिए। कितने दिए? 110। मैंने इस हाथ से लिए, इस खिड़की से निकाले और इस खिड़की पे बोला भैया जमा करना जरा। कितने हुए? 110 जमा हुए। बैंक की रेट क्या थी? 1 साल बाद दोबारा आऊंगा मैं, 121 हो चुका होगा मेरे पास। फिर मैं इस वाले से बोलूंगा लाओ ये देना मेरे 121, इधर जमा कर दूंगा। उसके 1 साल बाद 10% फिर लगेगा, 133.1 पहुंच जाएंगे। समझे? थोड़ी सी मेहनत करनी थी साल के एंड पे जाके, तो पैसा अपने आप बढ़ रहा है एक नए तरीके से। यही बात फिर बैंकों ने खुद सीख ली कि अब ये बार बार नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं है, एक कर्मचारी परेशान हो जाता है आखिरी साल के आखिरी दिन, तो हम खुद ही कर लेंगे। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज जो जुड़ता है वो सबसे पहले दिन की वैल्यू पे ना जुड़ के साल बाय साल जो वैल्यू बनने लगती है उस पे फिर परसेंटेज अप्लाई करता है, सिंपल एज दैट।
समझ में आ गया होगा फिर कि अभी जो हम एम्प्लॉय की सैलरी के साथ कर रहे थे वही कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पैसे के साथ करता है। एक बार बढ़ने के बाद दोबारा बढ़े हुए पे बढ़ाता है। तो सीधी परसेंटेज से काम नहीं चलेगा, ये वाला जो नेट इंक्रीज फॉर्मूला है ये उसमें आराम से काम करेगा, पहली चीज। तो अब आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सीख गए हो तो इनके फॉर्मूले पे। कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होने वाला पहला फॉर्मूला, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज, सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला होता था वो सिंपल इंटरेस्ट का ही होता था, मतलब ब्याज कितना है वो मिलता था। और अगर कोई मुझसे पूछता था कि बताओ टोटल कितना पैसा हुआ, तो मुझे उस ब्याज को निकालने के बाद ये करना पड़ता था, मतलब 2 स्टेप में आंसर आता था। वहां आप डायरेक्ट अमाउंट में नहीं पहुंच सकते थे, ऐसा कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं था। यहां पे जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो किसका फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला है, ब्याज का नहीं है। मतलब यहां तुम्हें अमाउंट का फॉर्मूला मिल जाएगा, कोई पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तो तुम्हें उल्टा करना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना है। यहां मिलता अमाउंट है। अमाउंट का पहला फॉर्मूला क्या है, P 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर n। P R T ही रहेंगे सब, ये तो दिमाग में क्लियर रखो कि पैसा ही इंटरेस्ट लग रहा है, पैसे भाई बैंक वैंक वही सब होना है। बस n किसको बोलने लगे, टाइम को। टाइम को इस बार नया लिखना है T लिखो, तुम्हारी मर्जी है, समझे। तो ये है पूरी कहानी, प्रिंसिपल रेट और टाइम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये पहला फॉर्मूला है, ये समझो अभी फॉर्मूला एक अकेला नहीं है इसमें। पहला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, ये उस कंडीशन में अप्लाई होगा व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली। क्यों, क्योंकि हमें पहले से पता है कि रेट जब दी जाती है तो वो पूरे साल की दी जाती है, पर एनम होती है, और जो टाइम की वैल्यू है वो भी ईयर्स में होती है। तो आर और एन जो इस्तेमाल होंगे वो प्रॉपर पोजीशन पे होंगे, है ना। ये अपने क्लियर नंबर्स में दी होगी ईयर के लिए, एक साल का क्या और ये कितने साल ये बताएगा, तो सीधा फॉर्मूला लगेगा पी आर टी जैसा जो भी है। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ बैंक है जो साल के एंड पे नहीं, यही सेम प्रोसेस 6-6 महीने पे करते हैं, समझे। हर 6 महीने पे आपको ब्याज देते हैं, आपकी उस समय तक जो वैल्यू हुई है उस पे। तो उनके लिए क्या फॉर्मूला बनता है फिर, R बाई 2 अपॉन 100 और 2n। क्यों, क्योंकि साल की अगर 12% रेट है तो 6 महीने की 6 के हिसाब से लगाई जाएगी, समझ गए। तो रेट हो जाती है आधी, और एक साल में 2 बार ब्याज मिलेगा, तो अगर टाइम 1 साल था तो मुझे उसे 2 बनाना पड़ेगा, तो डबल हो जाता है टाइम। इतना समझ में आया। तो ये कब लगेगा, व्हेन इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, कुछ भी लिखा आता है, सेम मीनिंग है। तीसरा जो रियल केस है, असल में बैंक्स ब्याज देते हैं क्वार्टरली, जो रियलिटी है वो ये वाली है। तो 4 मतलब 3, सॉरी, हर 3 महीने में 4 बार देता है साल में, 3-3 महीने में। क्वार्टरली मतलब क्या होता है, तो व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, रेट 1/4 ली जाती है और टाइम 4 गुना हो जाता है। क्वार्टरली मतलब होता है 3-3 महीने पे, तो 3-3 महीने पे मिलेगा, तो साल में 4 बार मिलेगा। तो रेट जो है वो 4 से डिवाइड होगी 3 महीने के लिए, समझ गए। 3 महीने एक साल का 1/4 हिस्सा है, तो रेट 1/4 होगी और टाइम 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 साल में 8 बार ब्याज लोगे तुम, 3-3 महीने पे मिलने वाला ब्याज हो गया। तो ये 3 होते हैं मेन फॉर्मूले। इसके बाद आता है एक अलग फॉर्मूला, वो क्या है, ये 1 प्लस R1 बाय 100 1 प्लस R2 बाय 100 1 प्लस R3 बाय 100। तो ये कब लगाना है, when there is different rates for different years। अगर हर साल रेट चेंज हो रही है तो ये किया जाएगा, हर साल चेंज हो रही है। तो अगर ऐसा हुआ है कि कोई बैंक पहले साल 4% देता है, दूसरे साल और तीसरे साल 5, तो ज्यादा मेहनत मत करो, ये लिखो 5, इस पे पावर कर दो 2, क्योंकि सिंपल बात है ना, ऐसे भी लिखोगे तो इसमें भी 5 लिखोगे, इसमें भी 5 लिखोगे, दो सेम डब्बे इंटू होते क्या बनता है, स्क्वायर लगता है। तो अकलमंदी से काम करना है। जनरली ऐसा होगा कि एक साल ही होगा,
इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो एक एक साल के लिए ही होगी, अगर आ जाती है तो ध्यान के रखना, वो समझ जाना है। फाइनली एक आखिरी फॉर्मूला और, हाँ, डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट ईयर। तो उसमें होगा ये कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन में बोला है कि कोई बैंक पहले साल 4% ब्याज देता है, दूसरे साल 5, तीसरे साल 6, तो ऐसे ही लगेगा 4, 5, 6। अगर ये बोला पहले साल 4, दूसरे और तीसरे साल 5 और चौथे बार 6, तो 4 डब्बे बनाने से अच्छा 3 बनाओ और एक डब्बे को स्क्वायर करो, ये बोला। जो रिपीट हुआ है उसको डबल लो। ये आखिरी ये है P1 + R/100 टू द पावर n, और एक और डब्बा 1 + X/Y इंटू R/100, और इस पे कोई पावर नहीं। तो ये कब लगेगा, समझो इसको थोड़ा सा। ये है व्हेन टाइम इज फ्रैक्शनल, से n X/Y ईयर्स। सिंपल सी बात लिखी, कुछ मुश्किल तो लिखा नहीं है। फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन में आ गया, कंप्लीट नंबर्स में नहीं। किसी ने बोला 2/1/3 ईयर, तो क्या करना है, 2 साल तो पूरा पूरा रेट पे ब्याज मिलेगा, जो भी रेट है, लेकिन जो 1/3 ईयर बचा है उसके लिए रेट भी 1/3 हो जाएगी, और उसके लिए कोई पावर की जरूरत नहीं है। तो जितना बचा हुआ टाइम है उसी के लिए एक बार ब्याज निकाल, एक बार तो पावर 1, लेकिन वो लगाना भी किस हिसाब से, जितनी बचा हुआ टाइम है उतने पे जो रेट बनती है उस हिसाब से। तो ये कह रहा है ये फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले का मिक्सचर यहाँ है। लिख तो लो पहले, मतलब मुंह दिखाने के लिए लिख तो लो, बेचारों को इज्जत दे दो। लगाना तो एक भी नहीं है, लगाना एक भी नहीं है भाई। चलो तो अब आगे एक कहानी सुनो फिर। फॉर्मूले घर पे लिखते रहना, रिकॉर्डिंग में है। फोटो लेना है फोटो ले लो, रिकॉर्डिंग देखनी है रिकॉर्डिंग देख लेना घर जाके। तो अभी समझो, पहले खैर इतना जो लिखा है अभी इससे काम की बात, कि सारे के सारे फॉर्मूले यही हैं, पहला, समझे, सारे जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, पहला ही है। अभी और ढंग से समझ लो कैसे है पहला। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है मैं कुछ पैसे लाया, पैसा भी इंपॉर्टेंट नहीं, कितना लाया प्रिंसिपल। अगर लिखा है 12% की रेट थी और 2 साल के लिए मैं ब्याज दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से और एनुअली दूंगा, तो पहले ही लगेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला 12% की रेट थी, 2 साल का टाइम था और ब्याज कैलकुलेट हो रहा है हाफ ईयरली, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा ही अलग तरीके से। क्या कि मेरे क्वेश्चन में रेट है 6% और अब मैं इस तरह लिखूंगा फॉर्मूला। मैं करूंगा ही नहीं ना 12/2, मैं पहले ही उसको 6 बोल चुका हूँ, और 2 साल नहीं, मैं बोलूंगा 4 बार ब्याज दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ने सेमी एनुअली बोल दिया। तो मैं पहले ही क्वेश्चन को फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले जैसा बना दूंगा। मैं उसकी रेट को 12 पढ़ूंगा ही नहीं, मैं पढ़ूंगा 6। उसने बोला 2, मैं सुनूंगा 4, खत्म। ऐसे ही क्वार्टरली है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, यहां ले आएंगे। बाकी 2 पे देखा जाएगा अभी करना क्या है। इंपॉर्टेंट है इन 3 को एक ही बना के देखना है। हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के उसकी रेट ही चेंज कर देंगे अगर उसने एनुअली हिसाब किताब नहीं रखा, ये करेंगे। अगर इतनी बात समझ में आई है तो अब ये एक बात समझ में आ रही है इसको देख के कि इस पूरे फॉर्मूले में सबसे खतरनाक चीज जो दिख रही है वो है ये डब्बा, समझे, इसी की टेंशन है। तो अब इसकी टेंशन कैसे खत्म करते हैं वो देखेंगे। क्या लिखा है डब्बे के अंदर, क्या लिखा हुआ है डब्बे के अंदर, 1 + R/100, जहां पे R है रेट। तो अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ के मुझे ये पता चल गया है कि रेट 1% है, तो सोचने की कोई बात ही नहीं है ना, मैं रट के बैठ जाऊंगा कि मेरे डब्बे की वैल्यू यही आएगी और क्या ही आ जाएगी। अगर रेट 1% है तो डब्बा घूम फिर के यहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आया रेट 2% है, तो मेरा डब्बा यहां आएगा। क्यों, 1 + R/100 सॉल्व होने पे क्या बनेगा, अगर R की जगह 1 लिख दिया, R/100 लिखा है ना डब्बे में, तो रेट की जगह अगर तुमने 1 लिखा वहां, 1 + 1/100, तो फाइनल वैल्यू क्या निकल के आएगी,
तो वही रट लो ना पहले ही के, हम क्वेश्चन के अंदर जाके क्यों देखे, पहले से पता चल गया हमें कि डब्बा यही है, फिक्स है वो। सेम 2% आया तो डब्बा ये है, यहां आ जाएगा वो, समझे। 3% हुआ तब कुछ नहीं कर सकते, यही बनेगा। लेकिन अगर 4% हो गया तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कैंसिल होगा, यहां पहुंच जाएगा सीधा। 5% और ज्यादा मजेदार नंबर है, यहां पहुंचेगा। 6% ज्यादा मदद नहीं करेगा तुम्हारी, यहां तक भेज देगा तुम्हें। 7% क्या बोलेगा, कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी। 8%, 9%। अच्छा, वाह बहुत बढ़िया। अभी जो याद करना है वो देख ले क्या है। 10% सबसे सिंपल डब्बा बनाएगा। अब हमें पता है कि ये सारे डब्बे बनेंगे अगर सही में रेट लिखी है ये वाली, और फिर इन डब्बों पे एक पावर लगेगी जो टाइम है। तो देख के पता चल रहा है कि किसी क्वेश्चन की हिम्मत नहीं है कि वो रेट 1% दे दे, भले ही टाइम 2 ईयर ही क्यों ना हो, क्योंकि ये तुम्हें निकालना पड़ेगा 101 का स्क्वायर उस क्वेश्चन में। सिमिलरली 103 भी नहीं देगा, 103 का स्क्वायर क्यूब तो भूल जाओ, 3 साल तो लिखने की हिम्मत नहीं किसी क्वेश्चन में, समझे। 2 पे भी वो सोचेगा 100 बार, समझे। सिमिलर ये भी नहीं आएगा कभी, और ये भी नहीं आएगा। ये पहले से देख के पता चल रहा है कि अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये होने वाला है अंदर, तो फिर इस तरह की रेट कभी क्वेश्चन में देखने ही नहीं मिलेगी। भाई इन पे टाइम, इस पे पावर भी लगनी है अभी डब्बे के बाद। तो 107 का क्यूब निकालोगे पेपर में बैठ के। नेक्स्ट 2% अच्छा नंबर है, 50 और 51 इनके स्क्वायर लगाने तक तो दे सकता है, क्यूब डेफिनेट है नहीं देगा। स्क्वायर तक तो जाएगा, क्यूब तक इसकी भी हिम्मत नहीं चला जाए। सीधी सीधी समझ में आएंगी ये बात है, समझे। ये भी स्क्वायर तक ही जा पाएगा, 26 का क्यूब अच्छे अच्छे फेल हो जाएंगे निकालते निकालते एग्जाम में, समझे। ये कहां जाएगा वो बाद में बात करेंगे। ये भी कहां जाएगा, पावर 2 तक। ये भी कहां जाएगा, पावर 2 तक। क्यूब तक कौन जाएंगे, 5 और 10। और इतनी अकल तो होगी, अब समझ में आ गया होगा कि पावर 4 तक तो शायद कोई ही ना जाने वाला हो। जाएगा भी तो कौन जाएगा, इसकी हिम्मत नहीं है ये चला जाए पावर 4 तक, समझे। तो आधी कहानी तो पहले ही पता चल गई कि चैप्टर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। क्लियर। अब सबके लिए सोच लेना, इनकी पावर 2 मतलब 51 का स्क्वायर रट के गए हो तो तुमने क्वेश्चन पढ़ के खत्म कर दिया है, अगर घर से पढ़ के गए हो रट के। 50 का बोलना पड़ेगा मतलब। यदि 26 का स्क्वायर रट लो, 27 का स्क्वायर रट लो, 53 का स्क्वायर रट लो, ये चाहिए तुम्हें। रफ वर्क में निकालोगे रोक बैठे। 21 तो क्यूब तक भी जाएगा, तो 21 का क्यूब रट लो। और जो अब मैं यहां दिखाने जा रहा हूं वो बाकियों के साथ भी कर लेना है घर पे, समझे क्या करना है उनका। तो पहले 5% वाला लो, और रेट हमेशा स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या देख रही है, ये पिछले चैप्टर में भी बोला था, सिंपल इंटरेस्ट में भी, अभी फिर से बोल रहा हूं, क्या देखी जाती है सबसे पहली चीज क्वेश्चन में, रेट। तो जैसे ही रेट दिखी मेरे को याद आया कोई डब्बा। तो अगर मेरे क्वेश्चन में रेट मेरे को 5% दिखी तो डब्बा तो 21/20 है, कोई चांस ही नहीं है। अच्छा उससे इस बात से पहले एक और चीज देखो, फॉर्मूला ये था A बराबर P डब्बा और डब्बे की पावर। अच्छा, और ये इनटू में था P, है ना। तो अगर इस P को मैं इधर बुला लूं जरा, तो कहां जाएगा ये, और किसके बराबर है ये। अब सीखनी है सबसे काम की बात कि डब्बा और उसकी पावर मिलके मुझे सीधे सीधे क्या बता सकते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, इवन द वैल्यूज। तो अगर मेरे क्वेश्चन में डब्बा है 5% का तो ये बनेगा, और फिर अगर उसमें लिखा था टाइम, दूसरी चीज पड़ी जाएगी टाइम। तो क्या पता चला है, ये क्या कह रहा है पता है, कि अगर तुमने किसी बैंक को 400 रुपए दिए 5% की रेट से 2 साल में, तो फाइनल रिटर्न तुम्हारा 441 का है, जिसमें ब्याज 41 है। ये तुम्हें वैसे ही दिख रहा है। 2 साल का और क्या सीखे इस डब्बे की वैल्यू लगा के,
कि जब भी किसी क्वेश्चन में 5% की रेट लिखी होगी और 2 साल का टाइम लिखा होगा तो कंफर्म है कि उसमें प्रिंसिपल 400 ही होगा, सबसे छोटा, उससे छोटा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। समझे? और जो प्रिंसिपल होगा वो 400 या उसकी टेबल का ही कोई नंबर होगा। अगर मैं 800 लाया, 882 वापस लौटाने पड़ेंगे। 1200 इसको 3 से करो, सिर्फ ब्याज की बात कर रहा है तो 41 को उतने ही नंबर से इंटू करना है जितना ये इंटू हुआ है। सिंपल। सेम अगर कहानी 21/20 वाली है, 5% की ही रेट है लेकिन 3 साल का टाइम, तो ये कह रहा है कि 8,000 रुपए दोगे तो 9261 ले जाओगे। 5% हम पहले ही बता रहे हैं कि जिस क्वेश्चन में 5% हुआ उसमें ये ही होने वाला है, नथिंग एल्स। क्योंकि ऊपर जो लिखा है वो देखो पहले, अगर डब्बा 5% का ही है तो यही है, ये है, इस पे पावर अगर 2 है तो फिर तो पक्का यही होगा, मतलब ये लिख दिया हमने, विच इज टेलिंग अस कि दिस शुड बी द प्रिंसिपल एंड दिस विल बी द अमाउंट। और इन दोनों को देख के पता चल रहा है कि इससे छोटा नंबर लेंगे, 200 बनाया तो इसका आधा इज इन डेसिमल्स। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं कर सकते आधा, बिल्कुल कर सकते हैं, डेसिमल में भी पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 400 की टेबल में होंगे, ना कि नीचे आएंगे उससे। 800 होगा, 4000 होगा, 8000 होगा, कुछ भी होगा, 5% की रेट और 2 साल का टाइम, पैसा 8000, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है वहां। क्लियर? एंड सेकंड इसको देखेंगे 11/10, तो 10% की रेट है अगर किसी क्वेश्चन में और 2 साल का टाइम है, तो ये तो पहले ही एग्जाम्पल में देख चुके हो, 100 रुपए का 121 ही होता है 10% से। क्लियर? तो यहां मिनिमम नंबर होगा 100, मतलब कुछ भी बना सकते हैं, 100, 200, 300, 400, सारे ऑप्शन उनके पास इस बार 10% की रेट पे। एंड देन 10% की रेट अगर किसी क्वेश्चन में 3 बार रिपीट हो रही है तो मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड इज 1000 और ब्याज मिलेगा 1331, टोटल अमाउंट होगा 1331, ब्याज ले जाओगे 331। इसी तरह से तो समझ गए ना कि 1000 का 1331 बनेगा अगर 10% की रेट, 3 साल का टाइम, मिनिमम ये 2000 डबल 3000 ट्रिपल चलता रहेगा। फिर वो ऐसे ही खेल सबके साथ खेल दिया तो तुमने कोई चैप्टर कर दिया है खत्म। अभी कहानी समझ में? अब इस पूरी कहानी के साथ ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है कि हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला और देखा था, कॉन्सेप्ट नंबर 4, नेट परसेंट इंक्रीज। जरूरत पड़ने पे हमारे पास दूसरा हथियार वो है, क्योंकि ये यूनिक है किसके लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो तुम्हारे पास 2 ट्रिक्स हैं एक की बजाय, फॉर्मूला तो लगना ही नहीं है किसी क्वेश्चन में, समझे? अब ट्रिक क्या है वो देखना है, तो 2 ट्रिक है, या तो उससे जाओ और या इनसे जाओ। ये ज्यादा बेस्ट कब है? जब हमें अमाउंट्स निकालने, क्योंकि सीधा नंबर पता चलता है। अब वो जो काम कब काम आएगा? जब सिर्फ ब्याज निकालना है, क्योंकि अगर किसी ने बोला 10% की रेट और 2 बार, तो मेरे उस फॉर्मूले में x भी 10 है और y भी 10 है और फाइनल आंसर आएगा 21%। तो सीधे मैं 21% निकाल के ब्याज ही नहीं बता दूंगा किसी का। नेट परसेंट इंक्रीज के फॉर्मूले में एक और चीज याद रखो, हमने उसमें जब एग्जाम्पल में देखा था तो x और y अलग अलग लिए थे। इस बार तो पक्का है ना, दिख रहा है चैप्टर के हिसाब से कि हर बार x y सेम होंगे, समझे? तो मैं डायरेक्ट भी तो सॉल्व कर सकता हूं कि 10 और 10 मिलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की भाषा में तो कितना हो जाता है? 21% हो जाता है, थ्रू द फॉर्मूला ऑफ नेट परसेंट इंक्रीज। तो कई बार हम उस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल करेंगे अपने काम को आसान बनाने के लिए। चलो तो खोल लो बुक और शुरू हो जाओ, खत्म हो गया चैप्टर। हाँ, इसमें टाइम यूनिट की बोलिएगा कैसे बढ़ेगी? 6 और इंटू 2 12500 है, पहले ही क्वेश्चन है। पढ़ो पहला क्या लिखा है। बड़ी का कंपाउंड मतलब ये कुछ भी नहीं, जहां पे हर साल जो आपका अमाउंट होता है उसे प्रिंसिपल मान के जिस पे ब्याज लगता है उसे बेस नंबर ही हर बार परसेंटेज में यूज होता है। हर साल 10,000 का उतना परसेंट लगेगा, हाँ, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल 10,000 पे ब्याज नहीं लगेगा। एक साल में तो मान लो 10,000 लिए तो 11,000 हो गया, अब 11,000 का 10% लगेगा। नहीं, पे कर दी कम हो गया ना आपको। क्यों? जैसे हमने इसको पे कर दिया बैंक को, मान लो हाँ हाँ तो हमने लोन लिया था 10,000 का, हाँ,
एक साल में देगा 10% की वजह से, है ना। हाँ, प्रिंसिपल को नहीं वापस किया हमने, टोटल तो 11 ही किया है। हाँ टोटल, लेकिन जिस दिन सेटलमेंट होगा उस दिन तो वो 10,000 देने भी पड़ेंगे ना साथ में। जिस भी दिन सेटल करो, पहले साल पे कर रहे हो तो पूरा 11,000 देना है, 2 साल में सेटल करोगे तो उस समय पे 1,000 और फिर 10,000 देने हैं। रिटर्न तो वो जाएगा ना। हम्म, नहीं तो आपने 1,000 जो दिया है वो सिर्फ इंटरेस्ट ही तो दिया है, प्रिंसिपल में थोड़ी कुछ कम किया है। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ी चुकाना है। यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है वो बैंक रियल बैंकिंग वाला नहीं है ये। यहाँ सीधी बात है कि 8,000 रुपए आपने लिए थे, 5% की रेट थी, 3 साल बाद लौटाओगे, 3 ही साल बाद, जाना ही नहीं 3 साल तक बैंक, तो कितना ले लेगा वो तुमसे फाइनल। यहाँ तुम बीच में ज्यादा के अपनी इंस्टॉलमेंट चुका रहे हो, वो भूल जाओ, सीधे एक बार लिया था एक ही बार देना है। जो रियल लाइफ में हम बैंकिंग कर रहे हैं इसमें लिख देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से ब्याज लगाता है बैंक, इतना लिख दिया, काम खत्म हो गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके सोचना है। हाँ, अब उस पे लगेगा ब्याज, 11 पे लगेगा तो 1100 लगेगा इस बार, फिर वैसे बढ़ता जाएगा, वो कंपाउंड के तरीके से लगता जाएगा। क्या देखो यार, जब कम है ना, जब बैंक तुम्हें दे रहा हो तो कंपाउंड अच्छा है, और जब बैंक ले रहा है तुमसे तो सिंपल अच्छा है। मतलब तुमने बैंक से लोन लिया था और अब तुम उसे चुका रहे हो तो उस केस में सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कोई बैंक नहीं लेता आज की डेट में, क्योंकि वो देता भी है और फिर लेता भी कंपाउंड में। मतलब तुमने अगर 100 रुपए दिए और 10% की रेट है फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक में, तो 2 साल बाद वो 121 हो जाएंगे, 120 नहीं होंगे, वो खुद ही तुम्हें 121 देंगे, तुम्हें बोलने की जरूरत भी नहीं है। सेम वो 121 लेंगे भी फिर, समझे, 100 वाले से 121 ही लेंगे फिर वो 2 साल बाद 10% की रेट पे, या जो भी उनकी रेट है। मतलब बात समझने वाली एग्जाम्पल के लिए कि वही जितना आपको दे रहे उतना वो लेंगे भी फिर। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज मिल रहा है जो कि एक्स्ट्रा होता है, ज्यादा होता है नॉर्मल से, तो फिर वो लेंगे भी ज्यादा। हमेशा बड़ा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, वो तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप अमाउंट को प्रिंसिपल मान रहे हो। बेस नंबर तो बहुत पीछे छूट गया है, 2-3 साल में ही बेस नंबर बहुत छोटा हो चुका होगा, आप कहाँ कितना बड़ा अमाउंट कमा रहे होगे फिर। अब पहला सवाल देखो जल्दी से, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, लो पढ़ो इसको, क्या है पेज नंबर। तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि पढ़ो, देखो पढ़ने का तरीका क्या रखना है। पहले पूरा क्वेश्चन देख लो, 12,500 रुपए 12% की रेट से 1 साल के लिए लाए गए थे, लेकिन सेमी एनुअली, तो हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, रेट हमारी है 6, टाइम है 2, तो 1 साल और सेमी एनुअली। वो तो ऑटोमेटिकली कहते हैं 2 है, तो 2 नहीं रहेगा ज्यादा से। हाँ नहीं भाई, अब वो फॉर्मूला भूल ही जाओ ना, तो फॉर्मूले पे अटक क्यों गए तुम। ये प्रैक्टिकल सोचो, 1 साल में 6 महीने के हिसाब से कितनी बार ब्याज आएगा, बस तो पावर 2, कितनी बार ब्याज देना है या लेना है वो ही पावर है, सिंपल, और कुछ नहीं है वहां। क्लियर है ये। तो इस बार हम 2 बार देंगे, कितने पे, 6% पे। भाड़ में गई ये पूरी कहानी। इतना याद रखो, 6% का डब्बा क्या था, 53 और 50, और उस पर पावर 2 ही हो सकती थी, तो मैं पहले से भी पता था, क्वेश्चन ने भी वही प्रूफ किया है। और वो ये कह रहा था कि ये इसके हिसाब से 2500 रुपए लेके आने पे 2809 चुकाने पड़ेंगे, 309 का ब्याज। मैं लेकिन क्वेश्चन में 2500 बस नहीं लाया, सब सही था पूरे क्वेश्चन में। 2500 का कितना गुना लाया, 5 गुना, तो ब्याज कितना लगेगा, 309 का 5 गुना ओवर। 2500 को 12,500 कैसे बनाते हैं भाई, ये थोड़ी बताया जा रहा है। बनेगा तो क्वेश्चन 2500 से ही बनेगा, अगर 6% लिखा है तो। ऐसे सॉल्व करने हैं अब क्वेश्चन 5 से। हाँ, तो 300 इंटू 5 और 9 इंटू 5, समझे। फॉर्मूला नहीं आना चाहिए बीच में कहीं से भी गलती से। अगला जो क्वेश्चन है वो पहले ही पेज पर मैं तुम्हें 6 बार दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2, कि 5% की रेट से 3 साल में 8,000 का 9,261 बनता है। ये क्वेश्चन 6 बार देखेगा सिर्फ पहले ही पेज पे, देखो आराम से। ये कॉन्सेप्ट के 8% और 5% और 3 बार ब्याज। तो पहले तो सेकंड क्वेश्चन तो रटा रटाया आंसर हो गया अब तुम्हारे लिए।
हो गया ना 8000 और 9261 यूनिक नंबर है भैया, वो क्यूब है किसके 21 20 के, अभी देखा था 5% वाला, तो 5% की रेट लिखी है तो फिर तुम्हारा दिमाग ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, या तो 400 का 441 बनाएगा या 8000 का 9261, सॉल्व करने की जरूरत कहाँ है तुम्हारी, अगर तुम्हें पता है ये चीज तो 3 साल आंसर है सीधा सीधा, वो उसी का सीधा ही दे दिया है। कुछ टफ बनाता कि 16,000 का, फिर वो नंबर चेंज करता 9,000 का डबल करके, तो लगता कि थोड़ा टफ है। 8 की जगह 16 बोलता और 9,261 की जगह उसका डबल बोलता तो थोड़ा लगता, मजा आता क्वेश्चन को देख के। अभी तो कुछ मजा भी नहीं आया है, इतना सिंपल क्वेश्चन रखा है। थर्ड देखो क्या समझो, तो 6% की रेट जब जब 2 होगी तो सेकंड तो अभी जो लिखवाया था नोट्स बनवाए थे वो है, ये बेस नंबर का क्वेश्चन दे दिया सेकंड। देखो पहले 5% की रेट जब जब 3 बार रिपीट होगी ये इक्वेशन बनेगी, वही तो दे रखी है भाई ने। इसको तो सॉल्व ही नहीं करना, हम जिस तरह से सीखे हैं इस चैप्टर को उसके लिए ये तो खत्म ही क्वेश्चन है, समझे। अभी वो बाकियों के साथ और कर लेना तब पूरे क्वेश्चन ही हो जाएंगे। ये 5% को 21/20 कहते हैं, रट लो। 5 और 10 तो सबसे ज्यादा दिखेगा, पता है ना तुम्हें तो इतना, क्योंकि वो 2 पे भी जाएगा और 3। क्योंकि 5% और 10% ये जो 2 और 3 तक जा सकते हैं, तो क्वेश्चन हर बार 2 2 पे थोड़ी रखेगा वो बेचारा, 3 तक भी जाएगा कभी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 2 years एट 5%। 5% की रेट और 2 साल मतलब 400 का 441 होगा, 41 रुपए ब्याज। लेकिन दिक्कत ये है कि इस क्वेश्चन में सच में उसने परेशान किया, 25,400 की टेबल में कभी नहीं आता, फिर भी तुम्हारे पास रास्ता है कि कर सकते हो। इतना समझ में आ गया ना। उसी को 25,000 बनाओ, वही वही करना है। तो अब क्या है, हम क्या जानते हैं कि 5% जब रिपीट होता है तो 441/400 वाली इक्वेशन आती है, जिसमें से ब्याज ब्याज होता है 41 ऑफ 400, 400 पे 41 का ब्याज, तो 4,000 पे 410। अब 4,000 पे 410 है तो 24,000 पे 2400, 4,000 पे 400 और 10 है तो 24,000 पे 2400 और 60 होगा। बस कैलकुलेशन फास्ट बनाओ थोड़ी, ठीक है। लेकिन मुझे 25 पे पता लगाना है, कोई बात नहीं। तो 400 पे 41 है, 400 पे 41 तो 800 पे 82 और 200 पे 22, 82 and 20.5 is 102.5। कोई बड़ा काम नहीं करना है अगर तुम बेस नंबर से खेलते हो तो। 445 800 का 82 और उसका 200 का, ठीक है। ये हुआ पहला तरीका, अभी सबर रखनी है। दूसरा रास्ता ये था जो मैंने बोला, 2 ट्रिक है अभी तुम्हारे पास इस चैप्टर में। हाँ, दूसरा जो रास्ता था वो ऊपर लिखा हुआ है पहले से। क्वेश्चन ने क्या बोला है, 5% की रेट है और 2 बार रिपीट हुई है, तो 5% के 2 इंक्रीमेंट है 10 और ये 25/100.25। इस बात को रट लो, इस फॉर्मूले को यूज करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं। अगर 5 सेम नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो पहले तो वो डबल होगा और डेसिमल के बाद उसी का स्क्वायर लिखा जाएगा हमेशा। तो अगर 6% 2 बार आया तो आंसर है 12.36। अगर कोई सेम नंबर इस फॉर्मूले में 2 बार जा रहा है, मतलब सेम ही नंबर जा रहा है, जैसे उसमें 5 तो आंसर आएगा 5 और 5 10 और उसके बाद डेसिमल में उसी नंबर का स्क्वायर विच इज 10.25। ऐसी टोटल जो चेंज है वो 10.25, 5% 2 बार अगर लगी कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इट इज 10.25। 12 स्क्वायर लिखना है 5 का, जो नंबर इस फॉर्मूले में अंदर जा रहा है। अरे भाई दोनों नंबर अगर 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो डबल होगा, वो इधर स्क्वायर ही तो होगा उसका। तो सिंपल तरीका इस फॉर्मूले को बिना यूज किए अगर लाना है कि 5% 2 बार रिपीट कर रहे हो तो 10 तो बोल ही दो और 10 के पीछे डेसिमल में 5 का स्क्वायर लिख दो डेसिमल में, क्योंकि वो नीचे ये है इधर। ऐसे ही 6 है तो 12.36, 7% 14.49। आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हो। तो सीधी सीधी बात है कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या चुकाना है ब्याज में, जो भी लिया है उसका
10.25%। कितना लिया था? 25,000। तो इसका 10% बता दो पहले तो 2500। और अब 54% निकालना है, तो पहले 1% निकाल लो इज्जत से, उससे आधी परसेंट और उसकी आधी। अब चाहे ये जोड़ लो चाहे ये कर लो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो सीधे आसान रास्ते हैं। सवाल को समझना है ढंग से पहले, समझे? उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन आएंगे जिनमें डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट ईयर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो देख लो, एक नीचे क्वेश्चन है 6वें 5वें 6वें नंबर पे कहीं है, 6वां नंबर। अब उसको सॉल्व करने के लिए या तो फॉर्मूला ही लगाओगे, वो तो सबसे गंदा तरीका हुआ मेरे ख्याल से। अब अगर ठीक है, और ये लग नहीं सकती क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है ना, एक ही रेट बार बार रिपीट होगी, मतलब बचा कौन सा रास्ता फिर? तो अब इसमें होशियारी ऐसे दिखानी है, 3 दिए लेकिन 1 नंबर। अब 3 कैसे इस्तेमाल होते हैं? तो जब 3 नंबर इंक्रीज करते हुए आ जाएं तो पहले कोई 2 का इंक्रीज पता लगाओ, मतलब पहले तुम इसमें रखो कोई भी 2, उसका एक सिंगल रिजल्ट। क्वेश्चन 6। अरे नहीं लगाना है तो फॉर्मूला लगाना है तो सेकंड लास्ट लगेगा, अलग अलग रेट अलग अलग साल के लिए, ठीक है? पढ़ लिया, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को या तो फॉर्मूले सॉल्व कर पाओगे और या फिर इससे, ये मेथड काम नहीं आएंगी, डब्बा वाली मेथड, क्योंकि वो तब लगती है जब सेम रेट रिपीट हो रही है ना। तो अब ये कर सकते हो। यहां पे भी क्या करोगे? अब 3 नंबर दिख रहे हैं, 2 होते हैं, हमें तो ये पता है। 3 से कैसे हैंडल करते हैं इस फॉर्मूले को? ये पहले कोई दो डजंट मैटर कौन से वाले 2, ये तुम्हारी चॉइस है। अब तो कोई भी 2 लो, उनसे एक सिंगल नंबर बनाओ और उस सिंगल को तीसरे के साथ फिर ले आओ इस फॉर्मूले में, समझे? और बेस्ट होगा उस क्वेश्चन के लिए 4 और 6 पहले इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि फिर हमें पता है कि उससे एक डेसिमल पार्ट तो आना है, और उस डेसिमल पार्ट को 4 या 6 बचा लिया जाए तो इंटू करना मुश्किल है, 5 से इंटू करना आसान होगा आखिरी में। क्या? ये वाला बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, तो ये फॉर्मूला अगर लगाओगे तो, लेकिन बहुत बोरिंग काम है ना। देखो तो भाई वो मतलब ये वाला यूज नहीं करना है इसमें। अब क्या करना है, ऊपर जो लिखा है वो यूज होता है सिर्फ 2 नंबर्स के लिए, तो 3 के लिए कैसे होता है वही। तो पहले any2, फिर उनका जो सोल्यूशन है उसके साथ थर्ड, और वो चॉइस अब तुम्हें बनानी आनी चाहिए कौन से वाले 2 स्टार्टिंग में ले, जो सिंपल केस चल रहा है। तो उस क्वेश्चन में लेना 4 और 6 पहले, समझे? 4 और लेने को 4-5 ले लो, जो तुम्हें लेना है ले लो, कोई से भी 2 ले, तीनों तरीके से ट्राई करो। 3 पेयर बनेंगे उसमें, एक 4-5, एक 5-6 और एक 4-6, तीनों से करके देख लो कौन सा टाइम खराब हो रहा है उसमें, जाना तो है नहीं कुछ। भड़ा भड़ा क्वेश्चन निपटाने शुरू कर दो बिल्कुल बिना रोके।